हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 98। इससे पहले इस कहानी के 97 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। अब तक आप सब ने पढ़ा था। शुभ बोलता है कि भाई आपका बार बार नाम ले रहे थे तो मुझे लगा कि अगर आप फ़ोटो देखेंगी तो शायद उनसे मिलने के लिए आ जाएंगी। अगर आप उनसे मिलने आएंगी ना तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा भाभी। बाकी तो आपकी ही मर्ज़ी है, जो सही लगे आपको। इतना कहकर शुभ ने भी जल्दी से फ़ोन को कट कर दिया और फिर तीनों ही भाई एकदम से मगन होकर नाचने लगते हैं। नील ने तो अब न जाने कितनी ही बार अपने छोटे भाइयों की बलाइयाँ ले ली थी। आखिरकार उसके छोटे भाई ही जो थे, जो उसकी लव स्टोरी की नैया पार लगाने पर तुले हुए थे। अब तो नील भी जानता था कि अवनी उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगी। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अवनी की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। अब उससे भी काम नहीं हो रहा था। उसने भी अब एकदम से अपना लैपटॉप बंद किया और फिर फ़ोन को एक तरफ रख दिया और अपनी आंखों को बंद करके बेड से टेक लगाकर बैठ जाती है। आंखें बंद करते ही उसे एकदम से नील के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लगते हैं। नील ने कभी भी अवनी के साथ मिसबिहेव नहीं किया था और ना ही कभी कोई बदतमीजी करी थी। गुस्से में भी उसने अवनी के मन को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी नील अवनी को मनाने के लिए ओबरॉय हाउस तक आ गया था, क्योंकि सच में कहीं ना कहीं नील उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और इस बात की खबर अवनी को भी थी। अवनी कुछ देर ऐसे ही बैठी रहती है। उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही बह रहे थे और फिर वो अपने तकिया में मुँह छुपाकर लेट जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शुभ और निहाल दोनों ही अपने कमरे में आ गए थे। निहाल भी फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। उसे भी भैंस की बच्ची से बात करने की अब थोड़ी सी आदत सी पड़ गई थी, लेकिन कई दिन अब बीत गए थे और भैंस की बच्ची ने उसे अभी तक फ़ोन नहीं किया था। अब तो वो भी एकदम से कुछ सोचने लगता है कि आखिरकार निहाल ने भी अपना फ़ोन उठाया और फिर बालकनी में जाकर खुद ही भैंस की बच्ची को कॉल कर दिया। उधर से नव्या ने जब देखा कि निहाल उसे खुद से फ़ोन कर रहा है तो उसे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे एकदम से महसूस होता है कि निहाल तो बस उससे इसीलिए ही शादी करना चाहता है क्योंकि वो ओबरॉय खानदान की दूसरी बेटी है और उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। जबकि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी। उसे तो सुरेश जी ने गोद लिया था। कुछ देर तक तो नव्या अपने फ़ोन को ऐसे ही देखती रहती है और फिर उसने भी फ़ोन को कट कर दिया। निहाल बहुत ही ज़्यादा हैरानी से फ़ोन की तरफ देखता है और फिर नव्या को मैसेज करते हुए लिखता है कि भैंस की बच्ची, तुम मुझे फ़ोन खुद से करती है तो मैं तो कभी भी तुम्हें इस तरह से इग्नोर नहीं करता हूँ, और जब मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ तो तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही हो। ऐसा कैसे कर सकती हो यार? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? है तो फिर मुझे बताओ। तो दूसरी तरफ से नव्या का मैसेज आता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक करती थी और कुछ भी नहीं। सच्चाई तो इसमें 1% भी नहीं है, लेकिन अब मुझे भी समझ में आ गया है कि किसी के साथ इतना मजाक करना कभी कभी दिल को बहुत ही ज़्यादा दुखा देता है। हमें किसी के साथ इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए। तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, अब कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। निहाल को आज बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। उसने लिखा कि अरे यार तुम तो ऐसे बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, हम बहुत अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। नव्या ने भी मैसेज करके कहा कि नहीं, अब हम कुछ भी नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं। निहाल ने भी अब एक नहीं कहा और फिर कई मैसेज उसे किए, लेकिन अब नव्या ने निहाल का नंबर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। उसने भी अब पूरे मन से डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपना सारा ध्यान अपने बिजनेस पर ही लगाएगी, ना कि इधर उधर निहाल की बातों पर बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं देगी। उधर दूसरी तरफ किट्टू भी बेड पर लेटी हुई थी और रुद्र ने भी अपना हाथ किट्टू की कमर पर रखकर उसे अपने पास खींच लिया। तो रुद्र अभी बहुत ही आराम से सो गया था, लेकिन किट्टू की आंखों में अभी दूर दूर तक नींद नहीं थी। उसे तो अपने माँ पापा की याद आ रही थी। उसे रुद्र का प्यार समझ ही नहीं आता था और रुद्र को तो हमेशा बस एक ही डर सताता था कि कहीं किट्टू उसे छोड़कर दूर न चली जाए, वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर न चली जाए। वो किसी भी तरह से किट्टू को अब अपने पास ही रखना चाहता था और इसी चक्कर में उसे हर रोज हर्ट भी कर देता था। ना जाने किस वक्त किट्टू की आंखें एकदम से लग जाती हैं और वो भी सो जाती है। अगली सुबह जब रुद्र की आंखें खुलती हैं तो किट्टू उसके पास में ही लेटी हुई थी। उसने भी चुपचाप से किट्टू के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया।
कुछ देर तक तो किट्टू को अब रुद्र ऐसे ही पकड़े रहता है और फिर उठकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। किट्टू भी लेटकर अभी सो रही थी, उसकी आंखें अभी भी नहीं खुली थी। रुद्र जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि किट्टू का ब्लैंकेट अभी नीचे गिरा हुआ था। उसने भी अच्छे से ब्लैंकेट उठाकर किट्टू को ढक दिया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। संध्या अभी नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। इस वक्त वो थोड़ा सा खुश लग रही थी। उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा कि किट्टू अभी तक नहीं उठी क्या? रुद्र बोलता है कि नहीं, अभी वो सो रही है। संध्या ने भी संजय की तरफ घूर कर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में उसे वार्निंग दे रही हो। संजय भी एकदम धीरे से बोलता है कि अपनी किट्टू को भी उठाकर लेकर आओ ना नीचे। घर की बहू इतनी देर तक सोई हुई अच्छी नहीं लगती है। जाओ, जाकर अपनी पत्नी को बुलाकर लाओ। उसे बोलो कि उठे और संध्या के साथ किचन में आकर काम करे। रुद्र भी आंखें फाड़े हैरानी से बस संजय की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि क्यों, मेरी किट्टू काम नहीं करेगी तो फिर क्या इस घर में काम नहीं होगा क्या? या फिर किट्टू नहीं थी तो इस घर में काम नहीं होता था क्या? मेरी पत्नी ही सारे काम करेगी घर की। और माँ, आपको किसी की हेल्प चाहिए तो फिर नौकर से भी तो कह सकती है ना आप। किट्टू को ही क्यों उठाना है आपको काम करवाने के लिए? संध्या बोलती है कि अब तुम मुझसे बहस मत करो। अब मुझसे बहस करोगे तुम? जाकर अपनी बीवी को उठाकर लेकर आओ, समझे तुम? वैसे भी सुबह के 8 बज रहे, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं होता है घर की औरतों का। रुद्र को भी अब अपने माँ पापा पर थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। पहले तो उन्होंने ऐसा कभी भी बिहेव नहीं किया था और ना ही कभी उससे ऐसे कहा था। हमेशा बस किट्टू के ही साइड लेते थे, लेकिन आज दोनों के ही तेवर बिल्कुल अलग से लग रहे थे। रुद्र भी वापस से अपने कमरे के अंदर चला गया। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि किट्टू की नींद वो खराब करे या फिर उसे नींद से उठाए, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा किट्टू के पास जाकर उसके बालों में हाथों को फेरते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि किट्टू, किट्टू उठ जाओ, 8 बज गए हैं, देखो कितना टाइम हो गया है। किट्टू ने रुद्र की तरफ देखा और फिर तुरंत ही उठकर सीधा वॉशरूम के अंदर भाग गई। थोड़ी देर के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी सभी की नज़र दरवाजे पर जाती है, जहां पर अभी नरेन और सौम्या खड़े हुए थे। उनके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे, जिनके हाथों में अभी तरह तरह के गिफ्ट थे। नरेन पहले भी प्रताप हाउस आ चुका था, लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि वो अनजाने में ही अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा है और इसी घर में उसकी बेटी की ससुराल है। तो उसने पहले तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि किट्टू ही उसकी बेटी होगी। आज वो किट्टू के पिता की हैसियत से यहाँ पर आया था और अपने बजट के अनुसार बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था। रुद्र ने भी अब नरेन की तरफ वहाँ पर देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो वहीं किट्टू के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी अपने माँ बाप को देखकर। उसने भी जब अपने माँ पापा को एक साथ आकर देखा, जो खुशी उसे मिल रही थी वो तो सिर्फ वही जानती थी कि इस वक्त वो कितना ज्यादा खुश है। संजय और संध्या दोनों ही डाइनिंग टेबल से उठकर दोनों ही उनके पास आ जाते हैं। सौम्या ने भी किट्टू की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो किट्टू के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन सौम्या की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। उसकी बेटी की शादी हो गई थी और फिर उसे तो ठीक से पता भी नहीं चला कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी भी हो गई। अपनी माँ की आंखों में पानी देखकर किट्टू से भी रहा नहीं गया और फिर वो भी जल्दी से भागती हुई अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ के गले लग जाती है। गले लगते ही उसके अंदर जितना भी दुख था वो आंसुओं के रूप में एकदम से बाहर आ गया था और वो फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ही माँ बेटी गले लगकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। नरेन ने किट्टू के सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरा तो किट्टू भी सौम्या से थोड़ा सा दूर हुई और फिर नरेन के गले लग गई। नरेन ने भी अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से संभाला, लेकिन गुस्से में रुद्र की तरफ घूरने लगता है। तभी शुभ ने भी अपने दोनों ही हाथ ऊपर उठाकर कहा कि नमस्ते ससुर जी, सॉरी सॉरी अंकल जी। संजय ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पलटकर शुभ की तरफ घूर कर देखा तो शुभ भी एकदम से घबरा कर बोलता है कि पापा, वो मेरे मुँह से एकदम से निकल गया, सॉरी, मतलब मेरी शादी किसी से होगी, वो तो नरेन अंकल की बेटी जैसी ही होगी ना, इसीलिए। संजय ने थोड़ा सा गुस्से से दांत पीसते हुए धीरे से कहा कि तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। फिर उसने नरेन की तरफ देखकर प्यार से कहा कि मिस्टर पुरोहित, आप खड़े होकर बात करते रहेंगे क्या या फिर अंदर भी आएंगे? इधर रुद्र और नरेन का साइलेंट युद्ध चल रहा था। नरेन, किट्टू और सौम्या तीनों ही सिटिंग एरिया में आकर बैठ गए थे। संजय और सौम्या वहीं पर आकर बैठ गए थे तो चारों ही भाई अब हाथ बांधकर उन लोगों को खड़े होकर देख रहे थे। नरेन भी अपने साथ में जो बॉडीगार्ड्स को लेकर आया था और जिनके हाथों में बहुत सारे गिफ्ट थे, वो गिफ्ट भी अब सिटिंग एरिया के एक बड़े से टेबल पर रखने लगते हैं। टेबल पूरे गिफ्ट से भर गया था, लेकिन गिफ्ट अभी भी खत्म नहीं हो रहे थे। कुछ गिफ्ट तो अब नीचे भी रख दिए गए थे। तो संजय ने थोड़ा सा गुस्से में रुद्र की तरफ घूर कर देखा, जैसे कहना चाहता हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, ये सब कुछ तूने ही किया है। नरेन हमें दिखा रहा है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, हम लोगों से कितने ज़्यादा पैसे वाला है। संजय को अब उन गिफ्ट
को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि संजय भी बहुत ही ज़्यादा खुददार इंसान था, उसे दूसरे की चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने जब किट्टू को अपने घर की बहू बनाया था तब किट्टू कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे नरेन अपनी रईसी दिखाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये सब कुछ रुद्र की वजह से जो हो रहा था। जबकि नरेन रईसी दिखाने नहीं आया था, वो अपनी बेटी के घर पर जा रहा था, तो उसने भी अपनी औकात से बढ़कर ही सारी चीज़ें लेकर जा रहा था। वो संजय ने भी नरेन की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराकर कहा कि अरे मिस्टर पुरोहित, इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, आपको ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इन सब का क्या ही करेंगे। किट्टू को इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं, आप चाहे तो अपनी बेटी से पूछ सकते हैं। नरेन ने भी अपने हाथ जोड़कर कहा कि अरे कैसी बातें करते हैं आप मिस्टर प्रताप, ये मेरी बेटी का घर है और मैं अपनी बेटी के घर खाली हाथ थोड़ी ना आता, बल्कि मैं तो आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मेरी बेटी को इस घर की बहू बनाया है, और मेरी बेटी सच में बहुत ही ज़्यादा खुश भी है आपके घर में। इतना कहकर नरेन ने रुद्र की तरफ घूर कर देखा तो रुद्र भी अब नरेन की तरफ ही घूर रहा था। यह देखकर तो नरेन और रुद्र के बीच में एकदम से साइलेंट युद्ध चल रहा था। संजय भी देखकर थोड़ा सा हैरान हो चुका था। तभी संध्या ने भी शुभ और निहाल की तरफ घूर कर देखा और कहा कि अरे खड़े क्यों हो तुम लोग, जाओ जाओ जाकर नाश्ता पानी का इंतजाम करो, यहाँ पर मुंह क्यों देख रहे हो हम लोगों का खड़े होकर। दोनों ही भाइयों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हो कि यार हम इस घर के नौकर है क्या। लेकिन सच देखा जाए तो वो दोनों घर के नौकर के अलावा तो कुछ भी नहीं थे तो वो घर के नौकर ही। दोनों ही अब सर झुकाकर चुपचाप से बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ चले गए, और फिर थोड़ी देर के बाद जो जो उनसे बन पड़ा वो सब कुछ लेकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। उन्होंने भी वो सारी खाने की चीज़ें टेबल पर 2-3 प्लेट लाकर रख दी। तो संध्या ने भी सौम्या की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि सौम्या ये लो चाय पियो, तुम्हारी फेवरेट चाय है ना। सौम्या ने भी जल्दी से कप ले लिया, और फिर संजय ने भी नरेन की तरफ चाय लेने का इशारा किया तो नरेन ने भी चाय उठा ली। कुछ ही देर तक तो सब लोग ऐसे ही आपस में बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और बातें करते रहते हैं। आखिरकार नरेन बोलता है कि मिस्टर प्रताप, आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना। संजय ने भी हल्के से मुस्कुराकर नरेन की तरफ देखकर कहा कि नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, बताइए क्या बात करनी है आपको। तो नरेन भी उसकी तरफ देखकर बोलता है कि वो क्या है ना कि मैं अपनी बेटी किट्टू को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। संजय ने भी हंसकर कहा कि नहीं नहीं, मुझे कैसा एतराज़ होगा। इनफैक्ट किट्टू पर किसी बात का कोई भी दबाव थोड़ी ना है जो हम उसे यहाँ से नहीं भेजेंगे। वो जितने दिन चाहे आपके घर पर आराम से रह सकती है, आखिर आप उसके माँ बाप हो, और फिर इतने दिनों के बाद जो मिले हो उसे, आपकी खुशी में ही तो उसकी भी खुशी है। इतने दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, तो फिर क्या आप अपनी बेटी को भी नहीं ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं, जब किट्टू का मन करेगा वो वापस आ जाएगी यहाँ पर। किट्टू ठीक कह रहा हूँ ना मैं। इतना कहकर संजय ने भी किट्टू की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो किट्टू ने भी मुस्कुरा कर हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र एकदम से रुद्र पर जाकर पड़ती है, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अभी किट्टू की तरफ ही घूर रहा था। किट्टू कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही नरेन बोलता है कि लेकिन मिस्टर प्रताप, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर किट्टू थोड़े ज़्यादा दिन वहाँ पर रुक जाएगी। और फिर उसने संध्या की तरफ देखकर संध्या से भी कहा कि संध्या जी, आपको भी कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर मैं अपनी बेटी को आज ही अपने घर लेकर चला जाऊँ। तो संध्या भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर बोलती है कि अरे भाई साहब, कैसी बातें करते हैं आप, आपकी बेटी है, लेकर जाइए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नरेन बोलता है कि लेकिन कोई है जिसे शायद किट्टू को मेरे साथ जाने में देखकर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनते ही संजय और संध्या दोनों ने ही रुद्र की तरफ पलट कर देखा तो रुद्र अपने चेहरे पर आए हुए गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस वक्त, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि नरेन जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है उसके माँ पापा के सामने। तो नरेन जानबूझ के कर भी रहा था ये सब कुछ। वो कुछ दिन अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहता था और उसके दिल की बात को निकलवाना चाहता था। वो किट्टू के दिल की बात को समझना चाहता था। और फिर रुद्र, जो कभी भी नहीं चाहता था कि नरेन को उसके और किट्टू की शादी का सच पता चले या फिर किट्टू उसे कुछ भी बातें बताए, यही डर रुद्र को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो संध्या ने भी नरेन की तरफ देखा और कहा कि अरे नहीं भाई साहब, रुद्र को कोई भी आपत्ति नहीं है, आप किट्टू को लेकर जा सकते हैं। रुद्र ने भी वहां पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में एकदम से गुस्सा था। उस गुस्से से किट्टू एकदम से वाकिफ भी थी। नरेन बोलता है कि किट्टू चल बेटा, जल्दी से अपना सामान पैक कर ले। किट्टू ने धीरे से कहा कि पापा, वो मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मैं यहाँ पर ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर तो सब बहुत ही ज़्यादा हैरानी से किट्टू को देखने लगते हैं। और फिर संजय ने एक नज़र
नज़र गुस्से में रुद्र की तरफ घूर कर देखा तो रुद्र के चेहरे पर तो मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे वो नरेन से जीत गया हो और वो अंदर ही अंदर बहुत प्राउड फील कर रहा था। संजय बोलता है कि किट्टू बेटा, तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ तुम्हें लेने के लिए आई है और फिर तुम्हें अपने माँ पापा को रखकर उनके साथ जाना चाहिए। वो बहुत उम्मीद से तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारा भी तो मन है ना अपने पापा के साथ वक्त बिताने का। तुम आराम से जा सकती हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं और तुमसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये मैं कह रहा हूँ तुमसे। तुम्हारे पापा, जाओ जल्दी से जाकर पैकिंग करो और अपने पापा के साथ जाओ और कुछ दिन अच्छे से रहना इनके साथ। किट्टू ने घबराई सी नज़रों से फिर से रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र की आंखें बता रही थी कि वो नहीं चाहता है कि किट्टू अभी उसके माँ पापा के साथ जाए और किट्टू ये बात बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसने फिर से ना में अपना सिर हिलाकर अपने पापा की तरफ देखकर कहा कि पापा, मैं सच में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप और माँ हमेशा साथ में खुश रहो। बस मेरा तो यही सपना है। अब आप दोनों को कहीं भी घूमने के लिए जाना चाहिए। मैं तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, प्लीज़ पापा। इस बार संध्या ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से रुद्र की तरफ घूरकर देखा और फिर उठकर रुद्र के पास आ गई। उसने रुद्र की बाजू पकड़ी और फिर उसे खींचकर एक कमरे के अंदर लेकर गई। संध्या ने रुद्र को उंगली दिखाकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि तू क्या चाहता है? क्या चाहता है तू? मैं सबके सामने तुझे थप्पड़ मार दूँ और तेरी सबके सामने बेइज्जती कर दूँ? उस लड़की की जान को आफत हो गई है बिल्कुल। तेरी क्या प्रॉब्लम है उसके साथ, बता मुझे। अगर वो कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप के पास रहेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी, बता मुझे, जो उसे इतना घूर घूर कर देख रहा है तू। रुद्र ने मासूम सा बनकर दोनों ही हाथ हवा में फैलाए और बोला कि अरे मैंने क्या किया है माँ, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ बाहर, मुझे क्या पता वो क्यों नहीं जाना चाहती है। संध्या बोलती है कि एक बात तो तूने अपने सास ससुर के पैर नहीं छुए हैं और इसी बात से मुझे ना तेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ऊपर से तू किट्टू को आंखें दिखा रहा है सबके सामने बाहर। क्या चाहता क्या है तू, बता मुझे रुद्र। तभी संजय भी कमरे के अंदर आ गया और फिर उसने भी रुद्र के बाजू पकड़कर अपनी तरफ गुस्से से घुमाया और बोला कि तेरी माँ तो तुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। अगर मेरे सामने तूने ऐसी हरकत करी ना तो तुझे थप्पड़ मार दूंगा और वो भी तेरे ससुर के सामने ही मार दूंगा। वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाएंगे तो तू शांति से घर में रहेगा ना? बोल, क्यों आंखें दिखा रहा था तू किट्टू को? रुद्र ने भी अपने माँ पापा की तरफ देखकर अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा कि और अगर ससुर जी ने किट्टू को वापस नहीं भेजा तो फिर आपने सोचा है कि क्या होगा? आप भी जानते हैं कि मिस्टर पुरोहित कितने ज़्यादा अमीर है और अगर उन्होंने मेरा और किट्टू का डाइवोर्स करा दिया तो आपने सोचा है कि मैं कैसे रहूँगा किट्टू के बिना? संजय आंखें फाड़कर रुद्र की तरफ ही देख रहा था और फिर रुद्र के अंदर डर की लहर एकदम से बढ़ती जा रही थी। वैसे तो वो किसी से भी कभी नहीं डरता था, लेकिन आज न जाने क्यों उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग ने जन्म ले लिया था, जिसके चलते वो बस किट्टू को अपने पास ही रखना चाहता था। वो किसी के साथ उसे नहीं भेजना चाहता था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। संजय बोलता है कि अच्छा, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं खुद लेकर आऊँगा किट्टू को, अगर मिस्टर पुरोहित उसे नहीं भेजेंगे तो। लेकिन अभी इसके लिए शांति से उसे जाने दे, समझा? तू क्यों डरा रहा है? तो उसे क्या चाहता है कि नरेन और सौम्या को ये लगे कि किट्टू हमारे घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है, बता मुझे। रुद्र कुछ नहीं बोलता है, फिर हाथ बांध कर गुस्से में खड़ा हो जाता है। संजय ने भी उसे उंगली दिखाई और गुस्से से बोला कि सुना ना तूने, मैंने क्या कहा है? मैं बाहर जा रहा हूँ, किट्टू अपने पापा के साथ जाएगी और फिर तू उसे आराम से और बहुत ही प्यार से जाने देगा, समझा तू? जबरदस्ती तू किट्टू को बांध कर यहाँ पर नहीं रख सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तुझे कितनी बार कहा है मैंने, प्यार की भाषा इस्तेमाल किया कर किट्टू के साथ, आंखें दिखाकर तू उसका दिल कभी भी नहीं जीत सकता, कभी भी नहीं, समझा तू? इतना कहकर संजय भी कमरे से बाहर निकल गया तो संध्या भी काफी ज्यादा गुस्से से रुद्र की तरफ घूर कर देखती है और फिर वो भी कमरे से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद तीनों ही सिटिंग एरिया में आकर बैठ गए थे और फिर संजय ने बहुत ही प्यार से कहा कि मिस्टर पुरोहित, आप अपनी बेटी को लेकर जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब मन करेगा ना तब वापस आ जाएगी ये। किट्टू ने एक बार फिर से उम्मीद भरी नज़रों से रुद्र की तरफ देखा तो इस बार रुद्र ने भी हल्का सा सिर झटका दिया था तो किट्टू के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी जल्दी से खड़ी हो गई और फिर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है कि पापा, मैं अभी जल्दी से बैग पैक करके आती हूँ आपके साथ चलने के लिए। किट्टू भी 2 ही कदम आगे चली थी कि तभी नरेन बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत का सामान वहाँ पर मिल जाएगा बेटा, कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ से कुछ भी लेकर चलने की, इतने पैसे तो हैं ही तुम्हारे पापा के पास कि तुम्हारा खर्चा उठा सकते हैं, चलो अब ऐसे ही जल्दी से आ जाओ। किट्टू ने पलट कर नरेन की तरफ देखा और बोली कि नहीं पापा, बस कुछ किताबें और कुछ ज़रूरी सामान है मेरे पास, प्लीज़ पापा मैं अभी लेकर आती हूँ उनको। इतना कहकर वो जल्दी से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने
जाने लगी। सौम्या और नरेन के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर रुद्र भी धीरे धीरे करके उसके पीछे जाने लगा। तो संध्या ने भी उसकी बाजू पकड़ ली और बोला कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तूने तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा रुद्र? तुझे बहुत ज्यादा मारूंगी, बहुत ही ज्यादा, वो भी सबके सामने, समझा ना? तो रुद्र ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर चुपचाप से सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। लेकिन रुद्र भी कहाँ अपने माँ बाप की बात मानने वाला था, वो तो हमेशा अपने मन की ही करता था। उसे तो किसी भी हालत में किट्टू को अपने पास ही रखना था, वो किट्टू को अपने पास ही चाहिए था उसे। किट्टू भी सीधा कमरे में आ गई थी और फिर उसने भी जल्दी से अपना एक बैग उठाया और उसमें अपनी बुक रखने लगी। हालांकि वो कई दिनों से कॉलेज नहीं गई थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है और उसके पापा उसे बहुत ही अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी दिलवा देंगे। उसकी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक हो रहा था, कुछ भी ठीक नहीं था। तो वो तो बस रुद्र का बिहेवियर नहीं ठीक था उसके लिए, जिसके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी। किट्टू भी अपने बैग में जल्दी जल्दी से अपनी सारी किताबों को रख रही थी और कुछ ज़रूरी सामान को भी रखा था। बैग उठाकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी वैसे ही रुद्र कमरे के अंदर आ गया। रुद्र को कमरे के अंदर देखकर तो किट्टू की आंखें एक बार फिर से एकदम से लुप्त हो गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे अब रुद्र उसे यहाँ से कभी भी जाने ही नहीं देगा। रुद्र भी किट्टू की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है तो किट्टू डर के मारे थोड़ा सा पीछे हट गई थी। रुद्र किट्टू के बहुत ही ज्यादा नजदीक होता जा रहा था और किट्टू जो डर के मारे एकदम से दीवार से लगी जा रही थी। रुद्र भी किट्टू के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था और उसे ही देख रहा था। उसने भी किट्टू के चेहरे की तरफ हल्का सा झुककर उसके गाल को किस कर लिया और फिर किट्टू जो एकदम से रुद्र को हैरानी से देखने लगती है। उसे तो लगा था कि जैसे रुद्र उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाएगा, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा, उसे बहुत ज्यादा डांटेगा और कुछ खुद नीचे जाकर अपने माँ पापा को मना कर देगा उसे ले जाने के लिए। लेकिन रुद्र ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और ना ही ऐसा कुछ किया था, बल्कि उसने तो किट्टू के गाल पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा। किट्टू आंखें फाड़े रुद्र की तरफ ही देख रही थी तो रुद्र ने भी अपने अंगूठे से किट्टू के गाल को बहुत ही प्यार से सहलाया और फिर बोला कि तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा मेरा, जल्दी से आ जाना अपने पति के पास। किट्टू ने भी बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें एकदम से बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। रुद्र ने एक बार फिर से किट्टू के माथे को बहुत ही प्यार से चूम लिया और फिर बोला कि जाओ अच्छे से जाना वरना जाने नहीं दूंगा तुम्हें। किट्टू ने फिर से गर्दन हिला दी और फिर जल्दी से वहां से भाग गई। रुद्र किट्टू को जाता हुआ देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसकी सांस ही खींचकर अपने साथ लेकर जा रही, क्योंकि वो एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकता था। रुद्र ने पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था, लेकिन अब हल्का हल्का सा उसे महसूस हो रहा था। तो वहीं किट्टू चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट लेकर नीचे आ जाती है और जब वो ऊपर गई थी तो उसकी मुस्कुराहट की वजह कुछ और थी, लेकिन अब वो जब नीचे आई थी तो उसकी मुस्कुराहट की वजह कुछ और हो गई थी। इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। वो भी जल्दी जल्दी से अब अपने पापा के पास आकर खड़ी हो गई और बोली कि चलो पापा मैं बिल्कुल रेडी हूँ। नरेन बोलता है कि हाँ चलते हैं, लेकिन अपने सास ससुर के पैर तो छुओ पहले। किट्टू ने भी जल्दी से पलटकर संजय की तरफ देखा और फिर तुरंत ही जाकर उनके पैर को छू लिया। फिर संध्या और फिर नील के सब के पैर उसने छू लिए तो नील ने भी कदम पीछे हटाते हुए कहा कि अरे मेरे पैर मत छुआ करो बच्चा, अच्छा नहीं लगता है मुझे, तुम अभी छोटी हो, छोटी बहन जैसी हो मेरी। किट्टू बोलती है कि लेकिन भैया मुझे आपके पैर छूना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आप ना सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तभी शुभ ने बहुत ही प्यार से कहा कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। किट्टू ने भी शुभ की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा कि हाँ हाँ भैया आप भी ना सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। निहाल बोलता है कि अच्छा और मैं नहीं अच्छा हूँ क्या? किट्टू ने निहाल की तरफ देखकर कहा कि अरे आप भी बहुत ज्यादा अच्छे हो, नव्या भी बहुत ज्यादा अच्छी है। किट्टू की बात सुनकर तो सब एकदम से हंसने लगते हैं। तो वही निहाल भी अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए बोलता है कि अरे मैंने कब कहा कि नव्या के बारे में कुछ भी बताओ किसी को। किट्टू हल्के से मुस्कुराई, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप चाहते हो कि कोई भी नव्या की तारीफ करे आपके सामने। तो निहाल भी अब एकदम से चुप हो गया था, क्योंकि किट्टू ने बिल्कुल सही कहा था। निहाल तो हमेशा यही चाहता था कि सब नव्या की तारीफ करे। तभी संध्या किट्टू के पास आई और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से बोलती है कि जल्दी आ जाना, यहाँ पर तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। संजय बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है जल्दी आने की बेटा, जब तक तुम्हारा मन होना वहाँ पर ही रहना, जब वापस आने का मन करे तो बता देना हमें, हम रुद्र को भेज देंगे। किट्टू ने भी गर्दन हिला दी और फिर सीधा जाकर अपने पापा की बाजू पकड़ लेती है। इस वक्त वो सच में बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी, बहुत ही ज्यादा खुश।
ये सब कुछ हुआ था तो उसके ससुर की वजह से ही हुआ था। किट्टू भी अपने पापा के साथ खुशी-खुशी वहाँ से चली गई थी और शायद अगर रुद्र उसे आँखें दिखाता तो वो इतना ज़्यादा खुशी से नहीं जा पाती। लेकिन रुद्र ने भी उसे बहुत ही अच्छे से परमिशन दी थी जाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहा था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। गाड़ी में बैठते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र के चेहरे पर हल्की-सी मीठी-सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके दिल में आज अजीब-सा डर बैठा हुआ था कि कहीं मिस्टर नरेन किट्टू को वापस ही ना आने दें। किट्टू भी गाड़ी के अंदर बैठ गई थी। नरेन और सौम्या ने भी संजय और संध्या की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़कर विदा ले ली और फिर दोनों ही गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से चले गए। उनके जाते ही रुद्र भी अचानक से बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। संजय ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि इतना परेशान मत हो तू, जल्दी आ जाएगी वो, और हाँ मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करना है। इतना कहकर वो भी रुद्र को लेकर स्टडी रूम की तरफ चला गया। तो वहीं नरेन भी ड्राइवर के पास आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था और माँ बेटी दोनों ही पीछे बैठी हुई थी। किट्टू बहुत ही ज़्यादा खुश थी। नरेन ने भी कहा कि किट्टू बच्चा, एक बात पूछूं तुमसे, सही सही जवाब दोगी क्या? किट्टू बोलती है कि पापा क्या बात है बताइए ना। नरेन बोलता है कि तुम पहले आने से मना क्यों कर रही थी? किट्टू के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी सी कम हो गई थी। वो बोलती है कि बस ऐसे ही पापा। नरेन ने भी फ्रंट मिरर से लगातार किट्टू की तरफ ही देखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सौम्या के सामने कुछ कहना उसे भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर वो भी एकदम से समझ रहा था कि उसकी बेटी रुद्र से कुछ ज़्यादा ही डरती है। नरेन ने भी आज ये ठान लिया था कि वो रुद्र को अच्छे से समझाएगा, उसको बहुत ही अच्छे से सबक सिखाएगा कि किसी की बेटी को ज़्यादा डराना ठीक नहीं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिशा, जो कि अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी और शायद किसी का असाइनमेंट बना रही थी, अभी अचानक से एक बॉल आकर दिशा की टेबल पर गिर पड़ती है। उसने सामने की तरफ देखा तो उसे का बनाया हुआ असाइनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसी वक्त उसके सामने एक लड़का आकर गुस्से से खड़ा हो गया। तो दिशा ने भी अपनी आंखें उठाकर सामने की तरफ देखा तो वो लड़का बोलता है कि इतना क्या बेचारी बन रही हो तुम? पागल हो क्या एकदम से? इतना बेचारी बनकर हमें नाटक मत दिखाया करो। चल जल्दी से बॉल दे। दिशा भी पिछले 2 घंटे से किसी असाइनमेंट को बहुत ही मेहनत से बना रही थी और वो अब पूरी तरह से खराब हो गया था। दिशा नम आंखों से लड़के की तरफ देखकर बोलती है कि निशांत, मेरा सारा असाइनमेंट खराब हो गया है, वो भी तुम्हारी वजह से। निशांत 2 कदम दिशा की ओर आया और फिर झुक कर बहुत ही एटीट्यूड से बोलता है कि तो दूसरा बना लो ना, कौन से तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं जो तुम दूसरा नहीं बना सकती हो? चुपचाप से दूसरा बना लो। दिशा भी कुछ कहती उससे पहले ही वहां पर दूसरा लड़का आ गया था। उसने भी दिशा की तरफ देखकर कहा कि मेरा असाइनमेंट। दिशा ने टेबल की तरफ इशारा किया और फिर ये देखकर तो लड़का काफी ज्यादा गुस्से से बोलता है कि दिशा, तुम्हारे बस की नहीं थी ये तो बता देती ना मुझे। तुमने मेरा पूरा असाइनमेंट और पूरा टाइम खराब कर दिया है। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने दोस्त से भी असाइनमेंट नहीं बनवाया। तुमने कहा था ना कि 2 घंटे में बनाकर दे दूंगी। तो फिर दिशा ने नम आंखों से निशांत की तरफ देखा तो दिशा भी कुछ कह ही रही थी कि तभी वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से से बोलता है कि एक तो मेरा असाइनमेंट खराब हो गया है और ऊपर से तुम बहाने बना रही हो। अरे किसने कहा था कैंटीन में बैठकर असाइनमेंट बनाने के लिए तुम्हें? तुम कहीं और पर भी तो जाकर बना सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए। तुम्हारी तो बस की ही नहीं थी ये। निशांत ने भी उसकी बात को काटते हुए कहा, बस कर यार विकी, कितना ज्यादा चिल्लाएगा तू? बेचारी का घर बाहर तो है नहीं, कहाँ पर बैठकर बनाएगी असाइनमेंट? तो यहाँ पर ही बनाएगी ना। तो विकी ने भी टेबल पर रखे हुए पेपर्स को उठाया और काफी ज्यादा गुस्से में देखकर बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें तो भूल जाओ, तुम इस असाइनमेंट के पैसे नहीं मिलेंगे। मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। दिशा कुछ भी नहीं बोलती है, बस आंखों में आंसू लिए कर खड़ी हो जाती है। विकी भी गुस्से से वहां से असाइनमेंट के पेपर को उठाकर लेकर चला जाता है। उसके चेहरे पर शैतान मुस्कुराहट थी और फिर वो पेपर देखते हुए बोलता है कि 4-5 पेपर खराब हुए हैं। अच्छा ही हुआ, वरना 1000 रुपए देने पड़ जाते मुझे इस लड़की को। 4-5 पेपर तो मैं खुद भी लिखकर असाइनमेंट पूरा कर लूंगा। इतना कहकर विकी भी अब एटीट्यूड के साथ मुस्कुरा कर वहां से चला गया। तो निशांत ने भी दिशा की तरफ देखा और बोला कि दिशा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तुम चाहे तो बहुत सारा पैसा कमा सकती हो, फिर क्यों ये असाइनमेंट बनाकर अपना गुजारा करती हो तुम? दिशा ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि निशांत कॉलेज का सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज भी। उसके पापा की पहुंच पॉलिटिशियन तक थी, इसीलिए उससे सब कोई डरता था, कोई भी उससे कुछ भी नहीं कहता था। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। जब कॉलेज इलेक्शन में खड़ा होता था तो फिर हमेशा जीत जाता था। वो कॉलेज का स्टूडेंट्स कम गुंडा ज़्यादा था क्योंकि उसके पापा का ही ये कॉलेज था, जिस वजह से वो यहाँ पर अपने मन की करता था। दिशा ने भी अपना बैग उठाया और चुपचाप अपने आंसू को पोंछते हुए
वहाँ से जाने लगी। निशांत भी अपनी बॉल को टॉप करते हुए बोलता है कि आज नहीं तो कल मेरी बात तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। दिशा भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कॉलेज से बाहर निकल गई और फिर थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उसका हॉस्टल आ गया था। हॉस्टल के गेट पर पहुंचती है तो गार्ड ने उससे पूछा कि पैसों का इंतजाम हो गया। दिशा ने भी हार मानते हुए गार्ड की तरफ देखा तो गार्ड ने कहा कि अरे ऐसे मत देखो, तो मुझे तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। इतना कहकर उसने भी अपने जेब में से 1000 रुपए निकाले और फिर दिशा की ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये लो, कम से कम खाने का खर्चा तो हॉस्टल वालों को दे देना, वरना तुम तो जानती हो ना मैडम खाना भी नहीं देंगी तुम्हें और फिर तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। ये सारे पैसे मैडम को दे देना जाकर। दिशा ने भी गार्ड की तरफ देखकर कहा कि भाई आप मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों करते हो, कोई और होता तो शायद कभी भी इतनी मदद नहीं करता मेरा। गार्ड बोलता है कि देखो ये डायलॉग मेरे सामने बिल्कुल भी मत मारा करो, बस एक बात समझ लो कि हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आसपास कोई ना कोई ज़रूर होता है जो हमारा हाथ थाम लेता है, जो हमारी मदद करता है। जब तुम नौकरी कर लोगी ना तो फिर मेरे पास सारे पैसे लौटा देना, ओके? याद से अभी पैसे लेकर अंदर जाओ, 2 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है ठीक से, अगर बेहोश हो गई ना तो फिर हॉस्पिटल का बिल भी कोई नहीं देगा। दिशा ने भी अब गर्दन हिला दी और फिर हॉस्टल के अंदर चुपचाप से चली जाती है। पूरे हॉस्टल में वही एक गार्ड था जिससे दिशा बातें कर लेती थी, जो उसकी मदद करता था। गार्ड उसे थोड़े से पैसे देकर उसकी परेशानी को थोड़ी सी कम कर देता था। बाकी तो दिशा किसी से भी बात नहीं करती थी क्योंकि हॉस्टल में सब अमीर घर की लड़कियां थी जो उससे खुद भी बात नहीं करती थी। दिशा को लगता था कि अगर वो उनसे दोस्ती करेगी तो उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक बन जाएगा, सब उसका मजाक बनाएंगे। और इधर निशांत जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ा हुआ था, उसके हाथ जेब में थे और वो अब बहुत ही एटीट्यूड से सामने प्रिंसिपल के खड़ा होकर चबा रहा था चिंगम को। प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसे तो तुम कभी भी पास नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं, तुम्हें थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही चाहिए निशांत। निशांत ने भी अपनी गर्दन टेढ़ी करके प्रिंसिपल की तरफ देखा और एटीट्यूड से बोला कि एक काम करो प्रिंसिपल, मुझे पेपर दे दो ताकि मैं उसकी पढ़ाई कर सकूं। प्रिंसिपल आंखें फाड़कर निशांत को देख रहा था। तभी कमरे में एक और आदमी आता है। उसकी उम्र करीब 50 से 55 साल की होगी। उसने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना था और काली जैकेट पहन रखी थी। देखने से ही ये पता चल रहा था कि वो कोई पॉलिटिशियन ही इंसान है। वो अंदर आते हुए अकड़ के साथ बोलता है कि क्या बात है प्रिंसिपल, अब क्या कर दिया है मेरे बेटे ने जो तूने मुझे फ़ोन करके यहाँ तक बुला लिया। प्रिंसिपल ने भी हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि जडेजा साहब, भला आपका बेटा क्या ही करेगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, मैं तो बस इसे पढ़ने के लिए कह रहा था। जडेजा भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कुर्सी पे आकर अकड़ के साथ बैठ गया और फिर पैर पर पैर चढ़ाकर बोलता है कि तो फिर मेरा बेटा ठीक कह रहा है ना, दे दो ना इसे क्वेश्चन पेपर, पास हो जाएगा आराम से। वैसे भी अगली बार इसे मैं MLA के चुनाव में खड़ा करने वाला हूँ, इसका पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसिपल हैरानी से दोनों की तरफ ही देख रहा था। उसने बहुत ही ज़्यादा मजबूरी जताते हुए कहा कि जडेजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर किसी को जरा सी भी भनक लग गई कि आपके बेटे ने क्वेश्चन पेपर पहले से ही हमसे ले लिया है तो फिर कॉलेज की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और आप तो नहीं चाहेंगे ना कि जिस कॉलेज में आपका बेटा पढ़ता है उसी कॉलेज की बदनामी हो जाए। जडेजा बोलता है कि कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन अब ये बता कि मेरा बेटा पास कैसे होगा, कैसे पास करवाऊँ मैं अपने बेटे को। तो प्रिंसिपल ने एक नज़र निशांत की तरफ देखा और फिर निशांत भी आकर अपने पिता के पास कुर्सी पर आराम से अकड़ के बैठ गया। बाप बेटे का रुतबा ऐसा था कि कोई भी उनके सामने अपनी जबान नहीं खोल पाता था। प्रिंसिपल भी चुपचाप से खड़ा था और वो दोनों ही अब गुंडे की तरह आराम से चेयर पर बैठे हुए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग